गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? चलो भाई। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? जीओसी में एसिड और बेस पढ़े थे ना? हाँ, एसिड हम लोग देख रहे थे कि एसिड का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ाने का बहुत सारा मीडियम है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास कि सर एसिडिक का स्ट्रेंथ कैसे कैसे बढ़ता है। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आप पढ़े थे। पहले आप सीखे थे सर डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, उसके बिहाफ में आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक को बढ़ाता है। फिर आप पढ़े थे साइज, एटॉमिक साइज अगर एक ग्रुप में बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। उसके बाद फिर आप क्या पढ़े थे? फिर पढ़े थे सर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखे थे। फिर लास्ट क्लास हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी एसिड के अंदर है तो एसिड में घट गया, और वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा क्या है, कंजुगेट बेस में डेवलप हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ गया। क्लियर है? चलो, तो आज इसको हम खत्म करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिड को, फिर इसके बाद हम बेस पे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कुछ प्रॉपर्टीज और है जहां से आप बता सकते हैं कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकता है, या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने में क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है ना? तो एक बात और हम आज डिस्कशन करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ नया तो है नहीं आपके लिए, आप पढ़े भी हैं जीओसी में रेजोनेंस कैसे ड्रॉ होता है, क्या होता है, नहीं होता। तो उसी की बिहाफ में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सर आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक होता है इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और एक होता है अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये दो टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं जिसके रिगार्डिंग आप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करके बता सकते हैं कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ सकता है या एसिडिक स्ट्रेंथ कब घट सकता है। तो हम सबसे पहले पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखेंगे इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन, है ना, इज ग्रेटर देन किसके कंपेयर में है बेटा? अनइक्वल, है ना, अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये किसके बिहाफ में है? तो सिंपल हम बोल सकते हैं ये किसके बिहाफ में है, तो ये इसके रिगार्डिंग है। क्या रिगार्डिंग है? क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपके पास आता है, ठीक ना, और उसके पास इक्वल कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप पढ़े थे कि सर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है उससे ना आप क्या बनाते हैं बेटा? हाइब्रिड बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं? हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे आप 2 को ले लिए, 3 को ले लिए, 4 को ले लिए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में है, वो सब मिलकर एक हाइब्रिड बनाता है, और उसमें हाइब्रिड बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है सर। तो बेसिकली आपके पास अभी दो स्ट्रक्चर हम सीखने को मिलेगा हमें, जहां पे देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रक्चर अपना रेजोनेंस करते हुए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो कैसा बना रहा है? इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि दूसरा वाला भी रेजोनेंस कर रहा है, दूसरा वाला भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा? वो बेसिकली बना रहा है अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे देखा जाए हम लोग को? तो सिंपल सा है, जैसे आपके पास एक स्ट्रक्चर सामने खड़ा है, बेसिकली आप बोलते हैं क्या? CH3COOH, है ना, जिसको हम बोलते हैं बहुत प्यार से, क्या बोलते हैं सर? याद है आपको? एसिटिक एसिड बोलते हैं सर। और एक आपके पास है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, है ना। एक आपके पास ये है जिसको आप बोल सकते हैं A डबल बॉन्ड बी के ऊपर ही OH है, विनाइलिक अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? विनाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? अब ये दोनों स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें तो आप पहले तो ये बोलेंगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड साइट है एसिडिक में, और ये क्या है? अल्कोहलिक साइट है, दो एसिड है आपके पास। तो हम दोनों में पहला प्राइम वर्क हमारा क्या होता है? एसिड अपना अपना H प्लस का लॉस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बन गया CH3CO, H प्लस निकल गया यहां से, बन गया O माइनस। ये भी कंजुगेट बेस बनेगा सर, तो कैसे बनेगा? ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, अच्छा 2 2 4 CH होगा, सॉरी, डबल बॉन्ड CH हो गया, है ना, और यहाँ क्या हो गया? O माइनस हो गया सर। ये भी H प्लस का क्या किया? लॉस कर दिया। क्लियर है? अब देखो दोनों को गौर से देखें आप, तो आप क्या कहेंगे सर? ये दोनों अपना अपना क्या बन गया? अगर ये एसिड है, क्या है ये बेटा? एसिड है, तो ये उसका क्या है? कंजुगेट बेस है। क्या है? कंजुगेट बेस है सर, कंजुगेट बेस है सर। ये भी अगर एसिड है तो उसका ये क्या है? कंजुगेट बेस है। अब दोनों में हम क्या कह रहे हैं? हम कहना चाहिए रहे हैं कि सर इसका जो कंजुगेट बेस बना है ना, अगर वो रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस साफ दिख रहा, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर निगेटिव चार्ज, और अगर ऐसा रेजोनेंस करता है सर तो निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये पाई चल जाएगा ऊपर, तो इसका जो आरएस बनता है वो आरएस कुछ ऐसा बनेगा सर। कैसा बनेगा? CH3C पे O माइनस डबल बॉन्ड O, है ना।
इसका आरएस बनाएंगे आप तो ए डबल बॉन्ड भी निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव यहां शिफ्ट होगा, ये पाई कार्बन पे आएगा, तो इसका जब आरएस बनाएंगे तो ये क्या बनेगा सर, ये ऐसा बनेगा CH3CH, CH पे निगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, है ना, ये ऐसा बन गया बेटा। देखो अब सवाल क्या है, सवाल यहाँ पे ये है कि सर दोनों के जो आरएस हैं वो किसके पास इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस बन रहे हैं और किसके पास अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस बन रहे हैं। तो साफ दिख रहा है, चार्ज से आपको देखना है तो साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, पहले वाले का जो आरएस है उसको गौर से देखें तो अभी भी निगेटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन पे है, और बाद में भी निगेटिव चार्ज क्या है, ऑक्सीजन पे है। मतलब इसका जब आप हाइब्रिड बनाएंगे ना तो इसका हाइब्रिड बनाने में दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50% होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 70 होगा इस 30 का रेशियो में आएगा, या 60 के रेशियो में आएगा, या 40 के रेशियो में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। 50-50 का रेशियो आएगा दोनों का, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। काहे के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए। लेकिन यहां आ जाओ, यहां कहेंगे सर अभी निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, अब रेजोनेंस करने के बाद जो उसका दूसरा आरएस बना इमेजिनरी स्ट्रक्चर, वो कहां चला गया, निगेटिव कार्बन पे चला गया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर के अस्टिविटी में फर्क आएगा, और जब अस्टिविटी के फर्क में आएगा तो बेसिकली दोनों का हाइब्रिड बनाने में कंट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, चेंजिंग आएगा। कैसे, तो साफ दिख रहा है सर, निगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे है तो स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज स्टेबल है। लेकिन कार्बन नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और उस पर चार्ज आप दे दिए नेगेटिव चार्ज, ये अनस्टेबल फील कर रहा, और जब अनस्टेबल फील कर रहा तो बेसिकली इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड बनाने में क्या होगा, इसके कंपेयर में कम होगा, कम डोनेशन होगा। तो सवाल क्या है कि सर इसके पास इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस है, ये हाईली स्टेबल है, और हाईली स्टेबल है इसलिए जो भी आपका एसिडिक एसिड बढ़ाने में काम आता है वो कौन आता है, कौन आता है, वो आता है जिसके पास क्या होता है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उससे कम होता है जिसके पास होता है अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विनाइलिक अल्कोहल से एसिडिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ के पास क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको कॉपी करें बेटा, है ना। फिर अब आपको सिखाते हैं कि सर अगर इक्वल दो लोगों के पास है तो कौन ज्यादा स्टेबल है और किसका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा हो सकता है, जिससे कि एसिडिक एसिड बढ़ने में और फायदा होगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए पहले फटाफट। हो गया, चलो भाई अब आगे देखते हैं, अब आगे सीखते हैं हम लोग, क्या सीखते हैं कि भाई अगर आपके पास दो इंसान है और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है ना, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है, तो बेसिकली कहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अभी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सर दो लोग अगर ऐसे हैं जिनके पास इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है तो वो लोग का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस क्रिएट हो सकता है। सर तो कैसे होता है, अब इस देखते हैं हम लोग। तो सिंपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, अब एक कंपटीशन किसके बीच में है, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड आप जानते हैं, सल्फोनिक एसिड में बेसिकली होता है क्या, आपके पास है RS डबल बॉन्ड O OH होता है बेटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मालूम है, अभी आप पढ़े RC डबल बॉन्ड O OH होता है भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों एसिड का H प्लस को बाहर कर लेते हैं ताकि कंजुगेट बेस पहले बना लें हम लोग। ये बन जाएगा RS डबल बॉन्ड O का H प्लस निकल गया तो यहाँ बन जाएगा O पे माइनस चार्ज, है ना। और यहां से अगर H प्लस निकल गया तो यहां से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो बेटा। अब आप ना इसका आरएस करो, तो आरएस तो साफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, यहाँ भी करेंगे ए डबल बॉन्ड में निगेटिव तो निगेटिव ऑप्शन पे, बात में ऑप्शन पे जाएगा। यहाँ भी करेंगे ए डबल बॉन्ड में निगेटिव, निगेटिव यहाँ पे है, यहाँ चला जाएगा। लेकिन इसके पास क्या है, मोर नंबर ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस है, साफ दिख रहा है। यहाँ एक मान लो ये बना है, एक आरएस करेंगे तो दो बनेगा, एक ये बना है, अगर ऊपर वाले से करेंगे ए डबल बॉन्ड निगेटिव, निगेटिव यहाँ पहुंच गया, दूसरा बना, ए डबल निगेटिव नीचे आ गया, तीसरा बना। तो आप इसके पास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके पास क्या है, तीन है, क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसके पास एक ये है, एक और है, तो दो है इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हुआ क्या, अगर इक्वल कंट्रीब्यूटिंग मास ज्यादा है तो बेसिकली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जनरली ऐसे अच्छे सवाल जेई में, नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको कॉपी करो बेटा। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, जहां पे रिपल्सन का केस है, और रिपल्सन होने से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ घट सकता है और बढ़ सकता है। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट, और उसके बाद एक और अच्छा इंपॉर्टेंट केस हम आपको दिखाते हैं। हो गया? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस पे हम लोग काम करते हैं। तो अगला केस हमारे पास क्या है, ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन होने से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है, और जिसमें रिपल्सन नहीं होता है बेसिकली वहां पे उसके कंपेयर में एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो देखो बेटा ऐसा है, क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक केस है, कुछ ऐसा दिया है, क्या है, एक बेंजीन है आपके पास, है ना, ये बेस हम ले रहे हैं, इसके रिगार्डिंग काम करेंगे। इसमें फिनॉल है, मतलब OH है तो फिनॉल बन गया। यह ग्रुप आया है NO2, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, है ना, और इस पे एक मिथाइल ग्रुप हम लगा रहे हैं CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, एक ऐसा है। एक केस और है आपके पास, क्या है, फिनॉल ही बना लेते हैं, फिनॉल डेरिवेटिव्स आपके पास एसिडिक होगा। ये OH है सर, यहाँ पे क्या है, CN है, साइनाइड है, और उसकी जैसा यहाँ पे CH3 है, और इसके भी क्या है, ऑर्थो पे CN के ऑर्थो पे CH3 है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं हम लोग, और चेक करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, और पता करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ वास्तविक में, रियल में किसका ज्यादा हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे सर दोनों अल्कोहलिक है, मतलब फिनोलिक एसिड है, H प्लस का लॉस करेगा O माइनस, H प्लस का लॉस करेगा O माइनस, ये तो कॉमन हो गया। फर्क अब क्या दिख रहा है, जो CH3 यहाँ पे कर रहा होगा मेटा पे, इसके रिगार्डिंग क्या है, 1 2 3 मेटा पे, 1 2 3 मेटा पे, तो मेटा पे प्लस है का डोनेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन प्लस से माइनस तो होता नहीं है। यहाँ भी 1 2 3 मेटा पे, 1 2 3 मेटा पे है, तो CH3 का कॉमन है। बाकी NO2 और CN में फर्क है, क्योंकि वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। तो देखो दोनों फर्क क्या रिगार्डिंग करेंगे, सर ये पैरा पे है, तो पैरा पे है 1 2 3 4 पैरा पे, और पैरा पर रेजोनेंस कर रहा होगा A डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड D, और रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर रहा होगा, खींच रहा होगा, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट लग सकता है, -m इफेक्ट लग सकता है। क्योंकि आप पढ़े हैं, अगर आप रेजोनेंस के थ्रू किसी का इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आप -m ग्रुप है, और इफेक्ट लगेगा -m इफेक्ट। रेजोनेंस के थ्रू किसी को डोनेशन देते हैं तो आप है +m ग्रुप, और आपका इफेक्ट है +m इफेक्ट। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, A डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन कार्बन से मोर ईयन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, नाइट्रोजन की तरफ होगा सर। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं सर, रेजोनेंस के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब आप है -m ग्रुप, और इफेक्ट लग रहा है -m इफेक्ट। अब देखो ध्यान से सीखना, अभी हम तैयार कर लेयर दे रहे हैं, लेयर आपको दे रहे हैं कि कहाँ पे गलती करते हैं हम लोग। ठीक है ना? अब आपको लगेगा सर NO2 का -m ज्यादा होता है CN से, तो ये क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, लेस एसिडिक होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग आप आंसर अगर देना चाहेंगे 1 2 में, तो आप कहेंगे आंसर क्या होना चाहिए, 1 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी तक सब कुछ लग रहा था कि दुनिया सही है, यही तो दुनिया है हमारी। लेकिन दुनिया से भी ऊपर कुछ लोग हैं, और उस दुनिया में जाने के लिए आपको कुछ और अच्छे तरीके से सीखना है। तो आपको साफ अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर जो आप बोल रहे थे ना A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D रेजोनेंस, वो प्रैक्टिकल तौर पर रेजोनेंस काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि यहाँ पे उसके बगल में 2 बल्की ग्रुप है। अब बल्की ग्रुप क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है इसको, और जब वो धक्का मारेगा ना, इसका जो N2 का नाइट्रोजन का sp2 कार्बन है, वो प्लेनर होता है, वो क्या हो जाएगा, प्लेन से बाहर आ जाएगा। प्लेन से क्या होगा, बाहर। जैसे आप इमेजिन करो ऐसा, अगर रेजोनेंस ऐसे कर रहा था, ऐसा A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, है ना, लेकिन ये तो A डबल बॉन्ड B है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड B क्या होगा, प्लेन के बाहर। और अगर प्लेन के बाहर चला गया तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि sp2 कार्बन है, प्लेनर होता है, प्लेन को छोड़ सकता है, बाहर जा सकता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ड्यू टू रिपल्सन, है ना, रिपल्सन होने की वजह से, क्योंकि ये मिथाइल रिपेल कर रहा, धक्का मार रहा, और धक्का मारेगा तो कभी कभी आप देखे होंगे, ऐसा कभी देखते होंगे कि भीड़ में जैसे मार रहा है, जैसे आप एक इंसान बीच में ऐसे पेंडुलम में से झूल रहा है, और ये दोनों क्या कर रहा है, ये इधर से धक्का मार रहा, ये वाला इधर से धक्का मार रहा, ये इधर से धक्का मारेगा, इधर से धक्का मारेगा, तो ये रेड वाला क्या करेगा ना, लास्ट में
गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा को बोलेगा एक काम करो, हम दोनों के बीच से ऐसे निकल जाते हैं, जैसे ये दोनों देखो यहाँ पे खड़ा है ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा है और ये बीच में ऐसा पड़ा हुआ था, तो एक बार धक्का ये मारा, एक बार ये मारा, ये मारा, ये मारा, तो ये बोला कि ये काम करते हैं, हम अपना प्लेन ही को निकाल लेते हैं ऐसे, है ना, बाहर आ गए। अब तुम लोग धक्का मारते रहो, कोई है ही नहीं यहाँ पे, धक्का मारते रहो, कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो प्लेन से क्या हो गया बाहर। अब प्लेन से जब बाहर हो गया ना, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, पुलिंग होगा नहीं, लेकिन प्लेन से बाहर हो गया तो हमारे लिए लॉस हो गया। जो रेजोनेंस बेंजीन से कर रहा था ये ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड डी, वो अब बाहर जाकर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस क्या हो गया, अब्सेंट। हमें ये समझाना है रेजोनेंस क्या हुआ, अब्सेंट। और रेजोनेंस सर अगर अब्सेंट हुआ तो मतलब माइनस एम अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा, माइनस एम यहाँ पे काम नहीं करेगा, और माइनस एम काम नहीं करेगा तो बेसिकली NO2 का फिर कौन सा पावर लगेगा, इंडक्टिव, और इंडक्टिव थ्रू कौन सा पावर लगेगा, माइनस आई लगेगा। एक चीज समझ में आया। अब यहां आते हैं, अब जब यहां आएंगे आप तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर CN में भी तो रिपेल कर रहा होगा ना, CN में भी तो धक्का मार रहा होगा, लेकिन CN का कार्बन को गौर से देखिए आप, ये sp है ना, और sp कार्बन में जब आप धक्का मारेंगे भी तो प्लेन कभी भी चेंज, कभी प्लेन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर है। क्या है, लीनियर है सर, और जब लीनियर है ना तो आप दोनों तरफ से धक्का तो मार रहे हैं, है ना, तो ये आपके प्लेन में खड़ा ही नहीं था, ये तो शुरू से ऐसे सोया हुआ है, ठीक है ना, ये लीनियर के फॉर्म में ऐसा अवेलेबल है, अब ये ऐसा अवेलेबल है, आप धक्का मार दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये क्यों जाएगा, जाएगा नहीं, आप इधर से कर रहे हैं, इधर से मारो, मारते जाओ, ये बीच में क्या है, लीनियर के फॉर्म में पड़ा हुआ 180 पे, तो बेसिकली ये कार्बन sp है, लीनियर है, आप धक्का मारते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लेन छोड़कर बाहर जाएगा नहीं, और प्लेन छोड़कर जाएगा नहीं तो नॉन प्लेनर नहीं हुआ, और नॉन प्लेनर नहीं हुआ तो रेजोनेंस अभी भी है और कंटिन्यू करता रहेगा, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे माइनस एम पहले भी काम कर रहा था और इसके रिपेल करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो CN अपना माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा, है ना। तो ये माइनस एम काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली माइनस आई हो गया। अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और आंसर चेंज करके आप बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या है सर, 2 ग्रेटर देन 1 है। क्या आंसर हमारा 2 ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा एसिडी का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है, और इस रिगार्डिंग में माइनस एम का विड्रॉइंग माइनस आई से ज्यादा होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रेजोनेंस सबसे ज्यादा काम करता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, और अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा तब इंडक्टिव को हम ऑपरेट करते हैं। क्लियर है, तो सेकंड ग्रेटर देन 1 हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है एसिडी का स्ट्रेंथ का। बहुत सारे बच्चा 90% स्टूडेंट धोखा खाता है इसको समझकर, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ सही चल रहा, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर ले बेटा, और उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। और चलो एक पॉइंट्स चाहे तो लिख ले हम, ड्यू टू रिपल्सन, है ना, ड्यू टू रिपल्सन NO2 गोज आउट द प्लेन, है ना, NO2 क्या है, प्लेन से बाहर चले जाता है, रिपल्सन NO2 गोज आउट द प्लेन, प्लेन के बाहर चला गया, प्लेन के बाहर चला गया, रिपल्सन हो गया, तो रेजोनेंस क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, है ना, और ये अपने प्लेन में रहेगा। क्या लिखे समझ में आ रहा है, ड्यू टू रिपल्सन NO2 गोज आउट द प्लेन, प्लेन के बाहर चला जाता है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर अगला केस हमको मिलवाते हैं कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी का मेरे ख्याल से लास्ट केस है, एक दो केस और है जो उसको देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कॉपी करो बेटा फटाफट। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसके बारे में बोलते हैं क्या, एक इफेक्ट होता है सर इफेक्ट। क्या होता है, सर इफेक्ट। अब कहोगे तुम कि सर तो आप ही हैं, तो आप कोई इफेक्ट हैं क्या? नहीं, हम कोई इफेक्ट नहीं है। हम कैसे इफेक्ट रहेंगे? हम इफेक्ट रहेंगे तो हमारा इफेक्ट लगने से बहुत बदलाव हो जाएगा, है ना। हम कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक सर इफेक्ट होता है जिसके मतलब हम सर नहीं है, कोई और सर है, और वो सर का मतलब होता है अस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। इसका मतलब सर है, और आप इसको प्यार से ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग हेडिंग पहले बनाते हैं और क्या लिखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, है ना, हम लोग लिखेंगे ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है या ऑर्थो इफेक्ट कहां पे ऑपरेट होता है, इन सारे तमाम चीजों को जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम कर रहा होगा सर। क्लियर है, तो जैसा आप बोलते हैं क्या, आपके पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना,
ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आपको ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये केस कैसे काम करता है, तो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं। अब इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। और ये जो बेंजोइक एसिड है इसको आप बोल सकते हैं मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एक और बेंजोइक एसिड है जिसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्या बोल सकते हैं? पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो आपके बेटा 3 बेंजोइक एसिड है बेटा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट्स लेकर आया है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। और यही से हमें समझ में आएगा कि सर ये ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पार्ट्स पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे कैसे काम करता है। अब देखो नाम ही है ऑर्थो इफेक्ट, तो ये सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे काम करेगा, मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही इसका क्या नाम है, ऑर्थो इफेक्ट। आप इसके एक नाम और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सर इफेक्ट, है ना। क्या बोल सकते हैं? सर इफेक्ट। और सर इफेक्ट का आप कंटेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलेंगे अस्टेरिक, अस्टेरिक इनहिबिशन, INHIBITION ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, है ना। तो ये अस्टेरिक मीनिंग ऑफ रेजोनेंस सर इफेक्ट है। तो पहले ना ये मीनिंग देखो समझाते हैं। ऑर्थो तो कोई मीनिंग नहीं है, ऑर्थो तो आपको समझ में आता है कि ऑर्थो पे मतलब 1-2 पॉइजन की ऑर्थो की बात कर रहे हैं हम लोग। अस्टेरिक मींस होता है क्रॉडिंग, भीड़ होता है ना। जैसे आप लोकल ट्रेन में चल रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, क्रॉडिंग है। इनविट करना मींस होता है रोकना किसी को, है ना। जैसे बोलते हैं क्या, हमें खेलने से रोका गया, मतलब इनविट कर दिया गया, है ना। हमें बोला गया कि नहीं तुम रेस्ट करो, तुम आज नहीं क्रिकेट खेलोगे, मतलब हमें इनविट कर दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, ठीक है ना। ऑफ रेजोनेंस, काहे के लिए? रेजोनेंस करने के लिए रोका जा रहा है, मतलब आप रेजोनेंस न करें इसलिए आपको रोका जा रहा है, तो उसको आप बोलेंगे सर इफेक्ट या अस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलेंगे। तो देखो ये काम कैसे होता है, तो अब इसको और इजी करते हैं हम लोग। क्या हमको बोला गया? अस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस को रोकने के लिए क्रॉडिंग आएगा, भीड़ आएगा और रेजोनेंस को रोक देगा, जिसकी वजह से एसिडिक क्षमता आपका बढ़ जाएगा। तो देखो हम कैसे चेक करते हैं, तो पहले ऑर्थो के पास चलते हैं। तो ऑर्थो देखो क्या इंडिकेट कर रहा सर, यहाँ पे ना प्रोटॉन तो सब लॉस करेगा, तो CH3 है देखो ऑर्थो पे बेटा, दिख रहा है सबको। ये CH3 क्या करेगा, यहाँ से रिपल्सन करेगा, और जब रिपल्सन करेगा ना, रिपेल करेगा मतलब धक्का मारेगा, और जब धक्का मारेगा तो ये जो रेजोनेंस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना सब, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, ये सबको दिख रहा है। क्या है? A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। ये काम यहां भी हो रहा है, ये काम यहां भी हो रहा है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, है ना। और ये काम यहां भी हो रहा है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। क्लियर है? तो हमें इसी काम को रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि अगर ये डोनेशन हो गया ना, डोनेशन होने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बेसिक यहीं से शुरू किए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता है, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, या आप इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं, ना कि डोनेशन करते हैं। अगर आप डोनेशन करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका घटना शुरू होता है। तो देखो हम डोनेशन कर रहे सब में, A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है, पैसा उसके तरफ जा रहा है, साइड के पास जा रहा है, और ये पैसा अगर जाएगा तो इस साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी पैसा जा रहा है, यहाँ भी पैसा जा रहा है, तो ये पैसा जो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जो हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, उसे हमें रोकना है, और रोक कर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बेसिकली यहाँ पे रोकने के लिए ऑर्थो पे एक मिथाइल ग्रुप वो रिपल्सन करना शुरू किया, और जब रिपल्सन शुरू करेगा तो कार्बन sp2 है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन छोड़ के बाहर चला जाएगा, है ना। रिपल्सन करेगा, प्लेन छोड़ के बाहर निकल गया, और प्लेन छोड़कर जैसे ही बाहर निकलेगा तो बेसिकली यहाँ पर रेजोनेंस जो दिख रहा था A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, वो चुटकी में एब्सेंट हो गया सर, वो काम करना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये मेटा पे खड़ा है, मेटा से रिपेल तो करेगा नहीं इसको, और जब मेटा से रिपेल करेगा नहीं तो अभी भी पैसा जा रहा और पैसा जाता रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा उसके तरफ तो साइड एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। और यहाँ तो और पैरास आप डोनेशन कर रहे हैं तो यहाँ तो और डोनेशन होता जाएगा, है ना। यहाँ कोई रोकने वाला अगल बगल में कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो CH3 यहाँ पे क्या किया, रिपेल किया और धक्का मार के क्या किया, अस्टेरिक है, CH3 यहाँ पे अस्टेरिक क्रॉडिंग बनकर आया, भीड़ बनकर आया, वो इनविट किया, रोका किसको, रेजोनेंस को। और रेजोनेंस के कौन सा केस को रोका, A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, जिस केस के थ्रू आप साइड को, कार्बोक्सिलिक साइड को इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे थे और एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे थे, घटा रहे थे। तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो कंपाउंड आपके पास है क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, है ना। क्या कहेंगे इसको,
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, क्लियर है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है आपका, बेंजोइक एसिड क्या है, मोस्ट एसिडिक है कंपेयर टू मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड या कंपेयर टू पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एक तो समझ में आया? तो आप क्या बोलेंगे सर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, अगर ये मान लो ये 1 है बेटा, ये 2 है और ये 3 है, तीनों में 1 की एसिडिटी या 1 का कौन सा स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, 1 का कौन सा स्ट्रेंथ सर, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पे सर इफेक्ट काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट के लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता है, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट्स क्रॉडिंग करता है, भीड़ करता है, और भीड़ इकट्ठा होने से रिपल्सन होगा, तो बेसिकली जो रेजोनेंस होना चाहिए था वो प्रैक्टिकली काम करना बंद कर देगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेटा और पैरा। मेटा और पैरा में मोस्ट एसिडिक कौन है? तो यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑर्थो पे तो है नहीं, वो मेटा पे है और एक पैरा पे है। तो जनरल ट्रेड काम करेगा। तो जनरल ट्रेड क्या है, ये CH3 देखो, ये CH3 कौन सा पोजीशन पे आया है, मेटा पे। तो मेटा पे इसका कौन सा पावर लगेगा, प्लस आई लगेगा, क्योंकि मेटा पे प्लस एम माइनस एम हाइपरकंजुगेशन काम नहीं करता है। जबकि पैरा पे जाएंगे तो पैरा पे क्या लगेगा, हाइपर कंजुगेशन लगेगा, और हाइपर कंजुगेशन से आप डोनेशन करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अगर ये नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन, और ये भी नहीं है तब हम क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। क्लियर है? तो आप साफ देखेंगे यहाँ पे, तो हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, प्लस आई से डोनेशन करेंगे, डोनेशन कम होगा हमारा, डोनेशन कम होगा तो एसिडिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे डोनेशन ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन ज्यादा होगा, तो बेसिकली एसिडिकेशन हमारा कम होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा किसका है, सॉरी यार पूरा इन फ्लो करेगा, एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा किसका है, तो एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा किसका है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक का, फिर किसका है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक का, और सबसे कम किसका है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का। ठीक है ना? ये ज्यादा खाना खा लिया है, देखो वो मीटिंग कर दिया पूरे कपड़ा पे। क्यों भाई? देखो, तो आप क्या बोलेंगे सर, 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, और 2 के बाद क्या होगा सर, 3 होगा, है ना? ये हमारा एसिडिक एसिड का ऑर्डर रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, काम कीजिए इसके ऊपर, और देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप इसको कॉपी करो बेटा, एक दो एग्जांपल आपको देते हैं, और उसके बाद फिर एक समरी करेंगे हम लोग लास्ट एसिडिक एसिड का, फिर एसिडिक एसिड का आज टॉपिक हमारा खत्म होगा, और अगले क्लास में हम लोग बेस पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हो गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं कि सर ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट कहाँ पे काम कर सकता है। तो एग्जांपल हम आपको बताएं, अब कुछ और हम लोग सीखते हैं जहाँ पे सीखेंगे आप कि सर इफेक्ट कैसे काम करेगा, या कुछ इंपॉर्टेंट केस और हम आपको सिखा रहे हैं। देखो, जैसे आपके पास बोला क्या सर, हमारे पास एक ग्रुप ऐसा बनकर आ रहा है, ठीक ना? कैसा बनकर आ रहा है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, यहां आया CH3, ये भी बेंजोइक एसिड है, यहां आया CD3, ये भी हमारा बेंजोइक एसिड है, और यहां आया CT3। ठीक है, ये 3 लोग आया। अब सिंपल बोलते क्या है कि इन तीनों लोगों को, तो देखो इसमें गौर से बताओ कि तीनों में से देखो मोस्ट एसिडिक कौन साइड बना रहा है, क्योंकि सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आया है। ठीक है ना? तो एक बार आप इसको देखिए, इसको बनाइए, फिर हम डिस्कशन करते हैं। बन गया? चलो, तो हम क्या डिसाइड किए हैं, कौन कौन किससे आगे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब तुम देखिए बताओ, सब पे ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि सब है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक, ऑर्थो ऑर्थो, सिर्फ क्या हुआ, आइसोटोप बदला है।
तो तुम देख के बताओ इसमें से मोस्ट एसिडिक साइड कौन है। तो हमें ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ हमें लग रहा है थर्ड मोस्ट एसिडिक है सर। क्यों एसिडिक है, क्योंकि Ct3 में टिटेनियम है, यहाँ CD3 में ड्यूटेरियम है और यहाँ प्रोटियम है। तो इसका मास सबसे ज्यादा है इस आइसोटोप का, और मास ज्यादा होगा तो ये हैवी होगा, और हैवी होगा तो धक्का मारने का काम सबसे ज्यादा ये करेगा। मान लो आपके पास 3 पत्थर का टुकड़ा है ना, एक है 100 ग्राम का, एक है 150 ग्राम का, एक है 200 ग्राम का। तो अगर धक्का मारना है, उसको कहीं से रिपेल कराना है, तो 200 ग्राम वाला धक्का ज्यादा मारेगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस बंद होगा, कंप्लीटली बंद होगा, और कंप्लीटली बंद होगा तो ये साइट हमारा मोस्ट एसिडिक होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर 3 का एसिडिक सबसे ज्यादा है, फिर 2 का है, फिर 1 का है ना। तो आप यहाँ पे चाहे तो सिर्फ कुछ लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोर रिपल्सन, है ना। रिपल्सन क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे सबसे ज्यादा है ना। मोर रिपल्सन, रिपल्सन सबसे ज्यादा है सर, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो एसिडिफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा सर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको जरा बनाइए। ये 3 एग्जाम्पल को बनाना है, तो इसको लगाओ भाई। अब तुम बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, मजाक क्यों कर रहे हैं सर, आपको नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा सर, ये 4 में मर्ज करेंगे ऑर्थो पे, ये ऑर्थो पे क्या है 1 2 3 4 5 में मर्ज करेंगे, ये ऑर्थो पे 6 में मर्ज करेंगे। तो साफ दिख रहा, अभी तो आप बताए थे कि इसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा रिपल्सन ज्यादा करेगा सर, रिपल्सन जब ज्यादा करेगा तो रेजोनेंस रुकेगा, रेजोनेंस रुकने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा होगा। तो आप साफ कहिए, कहिए क्या कहिए सर, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर ये वाला है सबसे कम, ये एसिडिक है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्थोपेड को अप्लाई करते हैं, है ना। तो आप इसको बना लीजिए, और फिर अब एक समरी हम दे रहे हैं जहां पे पूरे जो आप सीखे हैं उसका आपको जरूरत पड़ेगा और काम पड़ेगा, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको बनाइए जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो भाई। चलो कोशिश करते हैं, इसको ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, बनाते हैं। एक हमारे पास है RSO3H, एक है RCOOH, एक है फिनॉल, एक है हमारे पास H2ROH, है ना। ट्रिपल बॉन्ड H, RNS2, डबल बॉन्ड CH2, RCH3। ये कुछ मॉलिक्यूल है, इसको आपको अरेंज करना है ऑर्डर में, और अरेंज करके बताना है कि कौन मोस्ट एसिडिक है, कौन लिस्ट एसिडिक है। ठीक है ना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। ऐसे आप देखना हो तो देख लो एक बार, इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, सबसे पीछे कौन हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम सब कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे आगे सल्फोनिक एसिड ही होगा सर, है ना, क्योंकि इसके पास क्या है, मोर नंबर ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस है। फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा,
क्योंकि उसके पास भी इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस है, लेकिन सल्फोनिक से कम है और ये फिनॉल से आगे है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। फिनॉल से आगे क्यों है? क्योंकि इसके पास इक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस है। इसके पास अभी आप पढ़े थे अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग आरएस है। ये आगे है वाटर से, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा, वाटर में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। वाटर आगे है अल्कोहल से, क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू दे रहा है HOH में, है ना, लेकिन ROH में क्या होगा, प्लस आई का डोनेशन होगा, जिसके वजह से इससे ज्यादा एसिडिक एसिड वाटर का होगा। अल्कोहल पीछे हो गया सर। अब अल्कोहल मोस्ट एसिडिक है क्योंकि O माइनस है यहाँ पे, कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, sp कार्बन है, तो ये मोस्ट एसिडिक है नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क यहाँ पे दिखेगा, कार्बन sp कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे नेगेटिव हाईली स्टेबल होगा, सॉरी मतलब अनस्टेबल होगा। कार्बन तो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और वो साइड क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर RnH2 है, फिर क्या है आपके पास अल्कीन है, और सबसे पीछे क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा, क्योंकि अल्कीन का साइड sp3 कार्बन को डोनेट करेगा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कुछ समरी आप इकट्ठा कर सकते हैं या बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हमें मेरे ख्याल से दिमाग में मेरा स्किप कर रहा, आप पढ़े थे एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंसेप्ट शायद मैंने आपको सिखा दिया था कि एरोमेटिक कंसेप्ट में क्या होता है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसका एसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है और फिर एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी के लिए भी कि एरोमेटिसिटी में अगर आपका कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो जो एरोमेटिक वाला है वो मोस्ट एसिडिक है, फिर आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक वाला, और सबसे लेस एसिडिक होता है एंटी एरोमेटिक वाला। क्लियर है? तो एसिड का स्ट्रेंथ हमारा खत्म हो गया, एसिड यहाँ पे खत्म हो गया बेटा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेस, और बेस को सीखेंगे कि सर बेस और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।